नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। अपना प्रदेश आप देख रहे हैं। लखनऊ से खबर है। एमएसएमई विभाग का आज लोन मेला कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को ऋण बांटेंगे। सीएम योगी 16,000 करोड़ रुपए का ऋण बांटेंगे। लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन। स्वरोजगार संगम मेले में लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन होना है और स्वरोजगार संगम मेले में लाभार्थियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमएसएमई लोन मेले में विभिन्न रोजगार परक योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण वितरित करेंगे। लखनऊ के लोक भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सरकार का मिशन रोजगार, उसके अंतर्गत आज लोन मेला कार्यक्रम है। पिछले 5 साल में 96 लाख उद्यमियों को दिया जा चुका है लोन। ये ग्राफिक्स के जरिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालिए। रोजगार परक योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण, इसके अंतर्गत ओडीओपी वित्त पोषण योजना के लाभार्थी मौजूद हैं। और लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं उनका। यहां पर आपसे जानना चाहेंगे अनूप कि कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और क्या कुछ तैयारियां हैं इससे लेकर। देखिए सोनल, पिछले योगी 1 सरकार की बात करें या अभी योगी 2 सरकार की बात करें, दोनों सरकारों में छोटे काश्तकारों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के माध्यम से लगातार प्रयास किया गया है। पिछली सरकार में छोटे छोटे जो काश्तकार हैं, छोटे छोटे जो उद्योग लगाने वाले हैं, या फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करें, या फिर छोटे छोटे जो जिले से जो व्यापार जिलों के नाम से जाने जाते हैं, जैसे मेरठ की बात करें, वहां खिलाड़ियों का सामान बहुत बनता है। बनारस की बात करें, रेशमी साड़ी के नाम से काफी बनारस के भी प्रसिद्ध है। दूसरी भदोई की बात करें, कालीन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे जो रोजगार है, जो जिलों के नाम से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ओडीओपी के माध्यम से लगातार जो सरकार ने बढ़ावा दिया है। आज 1,90,000 उन छोटे काश्तकारों को बढ़ावा देने के लिए लोन देने जा रही सरकार। निश्चित रूप से सरकार का जो उद्देश्य है, जो पहले सरकार में या फिर अभी आज 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस लोन मेले का शुभारंभ करेंगे और एक साथ ऑनलाइन 1,90,000 लोगों के खाते में जो ऋण की जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जिस तरीके से सरकार का उद्देश्य रहा है कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, आपने पिछली सरकार में देखा होगा या फिर लगातार विपक्ष रोजगार को या को लेकर हमलावर रहती है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर, नौकरियों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार का पूरा उद्देश्य रहा है कि छोटे छोटे काश्तकार हैं उनको बढ़ावा मिले, उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और जो बैंकों में अभी तक जिस तरीके से लोन लेने के लिए तमाम समस्याएं का सामना करना पड़ता था, उनको जो सरकार जिस तरीके से तमाम जो कागज मांगे जाते थे, वो चाहे गारंटी की बात करें या फिर जो तमाम उनके गवाह होते थे, वो सरकार जो बैंक मांगती थी, अब बहुत ही साधारण तरीके से उनको छोटे छोटे काश्तकारों को लोन भी वितरित मिल जाता है और अपने काम को भी बढ़ावा देते हैं। तो अभी आज 11 बजे कार्यक्रम है। निश्चित रूप से वो छोटे काश्तकारों के लिए एक बड़ा दिन है जो अपने रोजगार को बढ़ावा दे सकेंगे। और उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं जो छोटे रोजगार है वो एक बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है। एमएसएमई की जो विभाग है वो लगातार उन छोटे काश्तकारों को चिन्हित करता है और सरकार के माध्यम से उनको ऋण दिलाता है। या प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की बात करें या फिर मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना की बात करें, इन माध्यम से लगातार एमएसएमई विभाग दिन पर दिन आगे रोजगारों को बढ़ाने का काम कर रहा है। सोनल, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और लखनऊ से ये बड़ी खबर है। एक और खबर राजधानी से मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी की आज एक खास बैठक है। मायावती ने बुलाई है राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी की बैठक। बैठक में कई बड़े निर्णय ले सकती हैं
मायावती। कई नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है पार्टी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी की एक खास बैठक बुलाई है, अहम बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में करारी हार के बाद हाल ही में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन से बहुजन समाज पार्टी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल आजमगढ़ में अपने उम्मीदवार के बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित है बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आज राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी की एक खास बैठक है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक लंबे वक्त के बाद हो रहे इस बैठक में मायावती कई बड़े निर्णय भी कर सकती हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता जया सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि लंबे समय के बाद बैठक हो रही है, क्या कुछ बड़े निर्णय ले सकती हैं मायावती? जी बिल्कुल सोनल, आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को काफी उत्साहित किया है। और इस उत्साह के क्रम में ही अगर देखा जाए तो आज बसपा का जो बैठक है वो 12 बजे के तकरीबन 12 बजे के आसपास ये बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हो या फिर राष्ट्रीय कार्यकारी के सदस्य हो या फिर मंडल मुख्य प्रभारी हो, ये तमाम जो नेता है, तमाम पदाधिकारी हैं, इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में तमाम जो गतिविधियां हैं आगे की क्रम है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव भी होना है, 2024 के लोकसभा चुनाव को भी रणनीतियां बनानी है। ऐसे में तमाम बैठकें होंगी और इसमें चर्चा किया जाएगा। खास बात यह है इस खबर में, क्योंकि जो तमाम वो नेता हैं जिनको तमाम बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी। उनके कामकाज के आधार पर उनके बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। और खास बात यह भी है कि जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय जिस तरीके से शाह गुड्डू जमाली को जिस तरीके से अपना उनको वोट के जरिए अपना खुशी तब्दील किया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को जो पदाधिकारी के तौर पे उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तमाम पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। 2007 का चुनाव अगर आप देखती हैं तो सोशल इंजीनियरिंग के बल पर भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल किया था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने 2022 में भी अपनाया, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं असफलता मिली। फिर कहीं ना कहीं जो आजमगढ़ का उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं उनको बताता है कि वो जिस बेस वोटर पे दलित वोट हो या फिर मुस्लिम समुदाय का वोट है, वो उसी वोट को लेकर 2024 के चुनाव में भी उतरेंगे और उसी वोट को साधने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आजमगढ़ का जब उपचुनाव का नतीजा आया तो आपने साफ तौर पे देखा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के जरिए कैसे समाजवादी पार्टी पे हमला बोला और कैसे मुस्लिम समुदाय के परोक्ष रूप से उनको साधने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को किसी को अगर कोई उसको हरा सकता है तो ये ताकत सिर्फ और सिर्फ बसपा में है। सैद्धांतिक और जमीनी ताकत से बसपा ही रख सकती है। तो ऐसे में अब जो और ये भी उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, बसपा में ही ताकत है कि हम अपने वोट के जरिए हम उनको लगातार उनको संदेश देंगे और अपने पार्टी में उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश लगातार आखिरी दम तक जारी रहेगा और 2024 के चुनाव में भी ये आपको कोशिशें नजर आ सकती है। खास तौर पर ये भी एक कमेटी भी गठन की जाएगी, क्योंकि जो 2024 के उम्मीदवार है, कौन जिताऊ उम्मीदवार है, जाति समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। इसको लेकर नए पदाधिकारियों की एक संगठन एक कमेटी भी गठन की जाए ताकि नए पदाधिकारी ठीक जया, ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एनर्जी जरूरी भी है मायावती के लिए, क्योंकि 2022 के नतीजे के बाद अब 2024 सामने है और एक नई एनर्जी के साथ पार्टी को एक बार फिर से गंभीरता से सोचना होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर प्रयागराज में जावेद पंप का घर गिराने की याचिका पर सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी याचिका पर सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच ने प्रदेश सरकार पीडीए से जवाब मांगा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच ने प्रदेश सरकार पीडीए से जवाब मांगा है। जावेद पंप का घर गिराने की याचिका पर यह महत्वपूर्ण दिन आज सुनवाई होनी है। इधर कानपुर देहात छेड़छाड़ का विरोध करना लड़की को भारी पड़ गया है। नाबालिग लड़की की दबंगों ने नाक काट दी है। दबंगों ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया है। लड़की का कानपुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र का ये मामला है और विरोध किया था दरअसल लड़की ने छेड़छाड़ का। उसके बाद इन आरोपियों ने घर में घुसकर उसकी नाक काट दी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी आशीष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले उस लड़की की स्थिति के बारे में जिसका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है।
देखिए, मैं पूरी जानकारी देना चाहूंगा आपको कि ये कानपुर के रूरल थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ की ये छात्रा है, ये फर्स्ट ईयर की छात्रा है और ये जब अपने कॉलेज जाती थी तो रास्ते में कुछ दबंग युवक उससे छेड़खानी किया करते थे। कल देर रात में वो दबंगों ने उस छात्रा के घर में जाकर के उस लड़की से जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब लड़की ने उसका विरोध किया तो उन दबंगों ने उस छात्रा के जो है नाक काट दी, धारदार हथियार से उसकी नाक काट दी। फोन कट गया है आशीष का, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तब तक आपको बता दें कि कानपुर देहात का ये मामला है, जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया, लड़की पर हमला किया और उसकी नाक काट दी। लड़की छेड़छाड़ का विरोध कर रही थी, जिसका विरोध करना उसे महंगा पड़ गया। और हौसले देखिए आरोपी के कितने बुलंद है कानपुर देहात में कि घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया उन लोगों ने। इधर यूपी के 44 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर में भी भारी बारिश हो सकती है। पीलीभीत, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर में भी बारिश की संभावना है और लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच में भी बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है। उत्तराखंड में भी मानसून की दस्तक हो चुकी है। कई जिलों में झमाझम बारिश हुई भी है और मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है। और इन 4 तस्वीरों के जरिए देखिए, भारी बारिश का अलर्ट तो है ही, लेकिन जहां बारिश हुई है उसके बाद क्या हाल है सड़कों का। और हमेशा की तरह नदी और नालों में तब्दील हो गई, क्योंकि गर्मियों में जो काम किया जाना चाहिए निकासी का, साफ सफाई का नालियों का, वो नहीं होता है और बारिश के बाद ये तस्वीरें आम हो जाती हैं। कानपुर, गाजियाबाद, आगरा और सहारनपुर की ये तस्वीरें हैं। तो जहां एक तरफ भीषण गर्मी से लोगों ने बारिश के बाद राहत की सांस ली, वहीं अब कीचड़ और जल भराव की समस्या से भी लोग दो चार होंगे। इधर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे आज मुख्यमंत्री धामी। दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारो पहाड़ धारावाहिक का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो 100 दिन पूरे हुए और इसके बाद उत्तराखंड सरकार के जिसमें उपलब्धियों को गिनाएंगे आज मुख्यमंत्री धामी। 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे में सरकार की ओर से उत्तराखंड में इन 100 दिनों के बीच में क्या कुछ कार्य किए गए हैं विकास के, इसे लेकर जनता टीवी के संवाददाता नवीन शुक्ला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बात की है। सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सर, स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहले तो आप दिल्ली का दौरा करके आए हैं। सर, क्या कुछ रहा सर प्रधानमंत्री जी से क्या कुछ चर्चाएं हुई उत्तराखंड के विकास को लेकर? प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो हमेशा से उत्तराखंड को लेकर हमेशा उनकी संवेदनशीलता है, हमेशा उनका लगाव है, झुकाव है। और सारे जो उत्तराखंड के अंदर आज 4 धाम, ऑल वेदर रोडों, भारतमाला श्रृंखला की सड़कें हों, यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाले हमारे एम्स हो, नए एम्स की स्थापना हो, बाबा केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, नया प्रस्तावित हमारा मानसखंड मंदिरमाला मिशन हो, ऐसे अनेकों क्षेत्रों में उनका लगातार इस राज्य के प्रति एक जुड़ाव है। उन सभी पर काम हो रहा है। अभी नई जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए भी हमने उनसे अनुरोध किया है। ऐसे हरिद्वार शहर और ऋषिकेश शहर हो, सभी के लिए हमने अनुरोध किया। सभी पर उनका सकारात्मक हो रहा है कि वो आगे सब चीजें होंगी। सर, सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आगे के लिए, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? हमने एक दिन का कोशिश की है, एक क्षण और एक पल उत्तराखंड राज्य के लिए लगाएं, उत्तराखंड के हित में लगाएं, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साफ तौर पर यही कहना था कि सरकार के 100 दिन है वो उपलब्धियों से भरे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश नेगी के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं, देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 100 दिन की उपलब्धियां गिराएंगे धामी आज। वैसे वो कौन कौन से बड़े काम है जो इन 100 दिनों के अंदर धामी सरकार ने किए हैं? जी
निश्चित तौर पर सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। कहीं ना कहीं विकास की बात की जाए, अभी हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे कि किस तरीके से वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इसके बाद जो कार्यक्रम जो निर्धारित हुआ था उस पे उन्होंने उत्तराखंड के विकास को लेकर बात की, चाहे चारधाम यात्रा की बात की जाए या फिर रोजगार को लेकर बात की जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो 100 दिन पूरे हो रहे हैं वो उपलब्धियों से भरे हुए हैं। इसके साथ ही विकास पुस्तिका का विमोचन आज होना है। जो सरकार के 100 दिन है उसमें वह पुस्तक वो विकास पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। इसके साथ ही तमाम सारे कार्यक्रम बीजेपी द्वारा लगाए गए हैं। प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से वह जो सरकार के 100 दिन है उसमें जो कार्यकाल जो कार्य रहा है वह जनता के बीच में कैसे जाए, और इसके साथ ही सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ जनता को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इसकी भी बात की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज लगातार उत्तराखंड में कार्यक्रमों का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। जी नवीन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विकास पत्रिका का विमोचन भी करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री धामी। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम हैं क्या जो आज 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में रखे गए हैं? निश्चित तौर पर कार्यक्रमों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं, विकास पुस्तिका की बात की जाए या फिर उत्तराखंड के जो उत्तराखंड पे आधारित सॉन्ग का विमोचन भी करेंगे। तो तमाम सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो आज होने जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही जो तमाम सारे नेता हैं, चाहे कैबिनेट मंत्रियों की बात की जाए तो जो विभाग हैं, विभागवार सब अपनी अपनी जो उपलब्धियां हैं, जो कार्य हैं उसको गिनवाने का काम करेंगे। और इसके साथ ही कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। तमाम सारे कार्यक्रम आज उत्तराखंड में रखे गए हैं। जी बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कई कार्यक्रम 100 दिन पूरे होने पर धामी सरकार के, उत्तराखंड सरकार के और हमारो पहाड़ धारावाहिक का लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उपलब्धियां गिनाएंगे इन 100 दिनों में उत्तराखंड के लिए क्या क्या किया गया है। आगामी कावड़ मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हर की पौड़ी से सटे बाजारों में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए शहर में नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। तो वहीं कावड़ मेले से पहले हरिद्वार के बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त किए जाने का अभियान भी शुरू हो गया। हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह और एसपी ट्रैफिक हिमांशु ने संयुक्त रूप से बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान नए ट्रैफिक प्लान का पालन न करने वाले कई टेम्पो और बैटरी रिक्शा चालकों पर कार्रवाई भी की गई। आज हमारे यहाँ जो है अनाउंसमेंट किया जाएगा पूरे अपर रोड और पूरे शहर क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कि कल से हमारा अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रारंभ हो जाएगा। और आप देखेंगे जैसे आज से नया ट्रैफिक प्लान लागू हुआ है और जब अतिक्रमण हटा दिया जाएगा यहाँ अपर रोड पर, आपके ज्वालापुर और जितना भी शहर क्षेत्र का, तो उसके द्वारा जो है आप महसूस करेंगे सड़क हमारी बहुत चौड़ी है और अच्छा पब्लिक के आने जाने के लिए बड़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी। कावड़ मेले का इसको कंटिन्यू किया जाएगा, शहर की यातायात को देखते हुए इसको कंटिन्यू। इधर चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं ने पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल अकेले केदारनाथ धाम की बात की जाए तो एक महीने में 23 दिन में देश विदेश से 8,04,402 यात्री बाबा के दर्शन कर चुके हैं, जिससे न सिर्फ रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि प्रदेश की आमदनी में भी अच्छा इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट। चारधाम यात्रा ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सिर्फ केदारनाथ धाम में पिछले 2 महीने से भी कम समय में रिकॉर्ड 8 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं और बाबा के दर्शन के लिए अभी भी दरबार में भारी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर हर दिन करीब 5,000 से अधिक यात्री दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। भारी संख्या में केदारनाथ यात्रा के लिए पहुँचे श्रद्धालुओं से रुद्रप्रयाग को अब तक 1.5 करोड़ की आय की प्राप्ति हुई है, जबकि यात्रा अभी 4 महीने और चलने वाली है। इस बार यात्रियों की ज्यादा संख्या होने से गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ पड़ाव तक सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है, जहां एक और जिला प्रशासन और जिला पंचायत की करोड़ों की आमदनी होने के आसार हैं, क्योंकि बीते 1 महीने 23 दिन में रुद्रप्रयाग जिला पंचायत को 1.5 करोड़ रुपए से अधिक आय प्राप्त हो चुकी है। अभी यात्रा को 4 महीने शेष हैं। अगर इसी प्रकार से यात्रा चलती रही तो पिछले कई सालों के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो पिछले कई सालों से जो जिला पंचायत को नुकसान उठाना पड़ा है उसकी भरपाई भी हो जाएगी। अगर हम अभी तक के आय के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 महीने 23 दिन में जिला पंचायत को कई तरह से
लाइसेंसों से 29,28,000 रुपए, व्यवस्था शुल्क और डंडी कंडी से 42 लाख रुपए, सोनप्रयाग पार्किंग से 64 लाख, सीतापुर पार्किंग से 9 लाख और रोड साइड से अब तक 24 लाख की इनकम हुई है। इन सभी आंकड़ों को मिलाकर चार धाम यात्रा से 1.5 करोड़ की आमदनी अब तक प्राप्त हो चुकी है। 2 महीने से भी कम समय में 8 लाख यात्री बाबा केदारनाथ के दरबार पहुंच चुके हैं, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। जहां चार धाम की यात्रा लगातार चल रही है, वहीं प्रशासन अब जुलाई महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर आगामी 2024 लोकसभा चुनाव सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद खास है। सभी पार्टियों की कोशिश चुनाव जीतने से ज्यादा बीजेपी को हराने की रहेगी, क्योंकि अब तक के नतीजे कुछ ऐसे ही रहे हैं। बीजेपी ने अभी से मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी और कमान फिर से संभाली है पीएम मोदी ने। यही वजह है कि पीएम एक हफ्ते में 2 बार यूपी का दौरा करने वाले हैं, जिस दौरान वे कई बड़ी सौगातें भी दे सकते हैं। एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार सरकार बनाने में सफल रही बीजेपी अब मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर पीएम मोदी ने खुद ग्राउंड जीरो पर कमान संभालने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी एक हफ्ते में 2 बार यूपी का दौरा करेंगे। पीएम सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और उसके बाद जालौन जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम दोनों जिलों की जनता को कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर दोनों जिलों में तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक 7 जुलाई के बीच पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर पहुंचेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन और यूजीसी के आयोजित कार्यक्रम में पीएम बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के सभी पड़ाव और धर्मशालाओं के नवीनीकरण की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना में करीब 35 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके साथ ही पर्यटन से जुड़ी करीब 60 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं। वहीं वाराणसी जिले के बाद पीएम मोदी 13 जुलाई को जालौन जिले का भी दौरा कर सकते हैं, जहां वे जनता को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी के इन दौरों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पीएम के दोनों जिलों के दौरों को लगभग तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर पीएम मोदी के इन दौरों को मिशन 2024 के चश्मे से देखा जा रहा है। बीजेपी अपनी जीत को पीएम मोदी के नेतृत्व में ही सुनिश्चित मानती आ रही है और कहीं न कहीं बीजेपी की नैया पार पीएम मोदी के भरोसे ही होती आई है। इसी पॉलिसी के साथ बीजेपी फिर से आगे बढ़ना चाह रही है। हालांकि इन दिनों बीजेपी को कई तरह के विरोधों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकती है और पीएम मोदी शायद इन्हीं कमजोर कड़ियों को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि पीएम मोदी का जादू देश की जनता पर फिर सर चढ़कर बोलता है या नहीं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।